हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पाठ 13 देखेंगे। इसमें हमने बिहार का इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 2 पार्ट हो चुका है। पार्ट 13 में हम तीसरा पार्ट देखेंगे भूगोल का। यह सीरीज बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसमें बीपीएससी एवं बीएसएससी द्वारा आयोजित 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुआ है उसका अध्यायवार वाइज सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण से हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों में तथा उनके विवरण से मिलान कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2। ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। धारवाड़ रॉक सिस्टम बलुआ पत्थर, शिला पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टान का प्रणाली का मुख्य घटक है। अगला है विंध्यन रॉक सिस्टम। सॉरी, मैं गलत बता दिया। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2। 3, इसका 4, सी का 1 और डी का 2। अब सही है। ए का है 3। धारवाड़ रॉक सिस्टम ये सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और बी का है 4। विंध्यन रॉक सिस्टम बलुआ पत्थर, शिला पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक है। अगला है चतुर्धातुक रॉक प्रणाली। ये हिमालयन प्रायद्वीपीय नदी जलोढ़ के तीव्र जमाव से निर्मित है। और डी का है 2। ये तृतीयक रॉक प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जा सकता है। इस तरह से हमारा ये मिलान सही है। सेम कलर कर दिया हूँ, इसका सेम कलर, इसका सेम कलर, यानी बी का है 4। अगला प्रश्न है वही है, इसका व्याख्या भी वही दिया हुआ है। धारवाड़ रॉक सिस्टम सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। फिर है विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन रॉक सिस्टम में बलुआ पत्थर, शिला पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टान के मुख्य घटक हैं। फिर है चतुर्धातुक रॉक प्रणाली। इसमें हिमालयन प्रायद्वीपीय नदी जलोढ़ के तीव्र जमाव से निर्मित है। फिर है तृतीयक रॉक प्रणाली। यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा जिला धारवाड़ भूतापीय रचना वाला नहीं है? तो ये है रोहतास जिला। रोहतास जिला जो है, रोहतास जिला धारवाड़ भूसंरचना रचना वाला नहीं है, भूस्थलीय रचना वाला नहीं है। बिहार में धारवाड़ की भूस्थलीय रचना जो है का विस्तार मुख्यतः गया, राजगीर, मुंगेर, जमुई, नवादा में है। रोहतास में विंध्यन भूस्थलीय रचना का विस्तार है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। इसका विश्लेषण देखेंगे। यह पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार जो है 483 किलोमीटर लंबा और अधिकतम 80 किलोमीटर चौड़ा है। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर के बीच है। इस पठार का सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ है। यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। इस पठार में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी जो है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका विश्लेषण है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार जो है एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार एक उत्तरित समप्राय भूमि है जो कि झारखंड के क्षेत्र में विस्तारित है। इसे पाट अंचल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। ये किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा छोटा नागपुर पठार का मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला है। यह जो है लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सोमेश्वर श्रेणी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। शिवालिक श्रेणी का सोमेश्वर एक जो है भाग है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी हिमालय पर्वत की श्रृंखला के शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली है तथा बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्चतम श्रृंग कितना मीटर है? यह है 1365 मीटर। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 880 मीटर है। यह बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में व्याप्त है। बिहार एवं झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा शिखर अब झारखंड राज्य में स्थित पारसनाथ पहाड़ी है जो गिरिडीह जिला में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें जो है ऑप्शन बी सही सुमेलित है। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा श्रेणी में है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में है। 1 का बी हुआ और 2 का ए। इलायची पहाड़ियाँ जो है सह्याद्री श्रेणी में है। इलायची पहाड़ियाँ सह्याद्री श्रेणी में है। और 3 का है सी। कैमूर पहाड़ियाँ जो है विंध्यन श्रेणी में स्थित है। सही उत्तर बी है। महादेव पहाड़ियाँ जो है मध्य भारत में स्थित सतपुड़ा श्रेणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। अगला है इलायची पहाड़ियाँ, जैसे कार्डेमम हिल्स कहता है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट का भाग है जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर इसके उत्तरी एवं मध्य भागों में यह जो है केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। तीसरा है कैमूर की पहाड़ियाँ। विंध्यन श्रेणी का पूर्वी विस्तार है जो मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई है। अतः विकल्प बी में दिए गए सभी युग्म जो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है 174 वर्ग किलोमीटर लगभग। 174 वर्ग किलोमीटर लगभग बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है।
वर्तमान बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य के गठन से पूर्व बिहार का कुल क्षेत्रफल था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आर एल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये आता है उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु प्रदेश में। इसका विश्लेषण है, आर एल सिंह के वर्गीकरण में बिहार को उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु प्रदेश में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत सर्दी, लेकिन दोनों ही मौसमों में तापमान में काफ़ी अंतर होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है कितनी? तो ये होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। फिर है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसका भी आंसर वही होगा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। एक मिनट। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह वर्षा मानसून के महीनों में सबसे अधिक होती है, जून से अक्टूबर तक चलती है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जबकि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है, थर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार जो है किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है नम उप आर्द्र जलवायु। इसका विश्लेषण है, थर्नवेट का जलवायु जो है वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर क्षेत्रकों के जलवायु प्रकार का निर्धारण करता है। पूर्वी बिहार को इस वर्गीकरण के में नम उप आर्द्र जलवायु के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो इस क्षेत्र की मौसमीय विशेषताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बिहार जो है इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि होता है? बिहार में इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि होता है? यहाँ जो है दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु से सर्वाधिक वृष्टि होता है। अगला है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बिहार में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। ये हवाएं बिहार की कुल वार्षिक वर्षा का 85% कारण बनती है। राज्य के अक्षांशीय सीमा के आधार पर यह उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महीनों में से कौन सा बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून। जून महीना जो है बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है। बिहार में सबसे अधिक लंबे दिनों वाला महीना जो है जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और रातें 21 जून को होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें 22 दिसंबर को होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु में क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इसका विश्लेषण है, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में स्थित है, जहां जलवायु और मिट्टी की स्थितियां कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल है, जिसमें कुल 13 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किसमें प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये जो है CWG में प्रदर्शित की जा सकती है। बिहार एक उपोष्णकटिबंधीय राज्य है। मानसूनी वायु का प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तर बिहार की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। कोपेन ने संपूर्ण भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? तो ऑप्शन बी में है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सीधा सीधा है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान में जो है 29.87% है। अगला है दक्षिणी बिहार का मैदान है 23.71%। छोटा नागपुर का पठार है 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ हैं 20.28%। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करके बिहार के प्रदेश क्षेत्र को बनाने पर सही क्रम यही होगा। एकाएक है उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है 29.68%, बी का 2 दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, सी का 3 छोटा नागपुर का पठार जो है 26.14%, डी का 4 छोटा नागपुर पहाड़ियाँ जो है 20.28%। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कहलाती है कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का दुख की नदी के रूप में माना जाता है? तो कोसी को जो है बिहार का दुख नदी के रूप में माना जाता है, बिहार का शोक। वही है बिहार का शोक। अलग अलग शब्दों में प्रश्न पूछा गया है। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कई बार प्रश्न पूछा गया ये और सब एक ही प्रश्न है। बिहार का शोक हम कोसी को कहेंगे। वही है किस नदी को बिहार का शोक कहेंगे? कोसी को कहेंगे। नदियों में कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में प्रसिद्ध है? यही है कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। फिर है बिहार का दुख के रूप में किस नदी को जाता है? कोसी को जाना जाता है। अब इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह जो है हर साल बाढ़ लाकर भारी तबाही मचाती है। कोसी सप्तकोसी नेपाल से हिमालयन पर्वतमाला के लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को मिथिला का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर स्थित है। यह बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी पर बनाया गया है। 1954 में जो है भारत सरकार और नेपाल सरकार के एक समझौते के तहत इसे बनाया गया था, जिसे 1961 ईस्वी में फिर से संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो ये है पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ। इसका विश्लेषण देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। यह परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार जो कि अब झारखंड में है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की कोयला की खादानें और झारखंड का कोयला क्षेत्र की खादानें इसी नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कोसी की कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। कोसी नदी की कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। कोसी नदी का उद्गम जो नेपाल के हिमालय पर्वतमाला में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह नदी तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। यह नदी नेपाल और भारत में बहती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का जो है कौन सा भाग उर्वर भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदियों के बहाव के कारण है? तो ये है पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग बिहार के पश्चिमी हिस्से में उर्वर भूमि का फैलाव है, जिसकी स्थलाकृति गंगा घाटी के उपजाऊ जलोढ़ मैदान जैसी है। इस मैदान में समृद्ध कृषि भूमि और हरे भरे बाग है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है कैमूर जिले में। कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जो रोहतास पठार के किनारे बसा हुआ है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी पर स्थित है। कोइलवरपुर पर स्थित है सोन नदी। कोइलवरपुर जो है सोन नदी पर स्थित है।
कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। यह पुल जो है बिहार राज्य में और पटना और आरा के बीच स्थित है। यह पुल बिहार राज्य में है और पटना और आरा के बीच स्थित है। यह जो है ईस्टर्न रेलवे जोन के तहत आता है और रेल यातायात के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? ये बांटती है बागमती नदी। बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में बांटती है। इसका विश्लेषण इसका देखते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को बागमती नदी ने दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी राज्य के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, ये भी 30 मीटर इसका आंसर होगा। 30 मीटर। कोसी मैदान जो है कोसी नदी के आसपास फैला हुआ मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 30 मीटर है। यह मैदान निचली गंगा के मैदान का हिस्सा है। कोसी नदी बिहार में अक्सर बाढ़ लाती है जिसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। अगला है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी है? गंगा के किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी है? ये है पटना। गंगा नदी के किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी है पटना। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार में कागज उद्योग से कोसी नदी प्रदूषित हो रही है क्योंकि इन उद्योगों से निकलने वाले कचरे और रसायनों के कारण नदी का जल दूषित हो जाता है जिससे पर्यावरण और जलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? बिहार में जो है रामगंगा नदी नहीं बहती है। रामगंगा नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। यह नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा, कोसी और सोन बिहार की प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 596 किलोमीटर है। रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से नहीं मिलती है? बिहार में गंगा से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो ये है रामगंगा। रामगंगा नदी जो है बिहार में गंगा नदी से नहीं मिलती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास गंगा नदी में मिलती है। बिहार में गंगा नदी से कई नदियां मिलती है जिसमें बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, सोन और महानंदा प्रमुख है। गंगा नदी जो है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा से मिलने से बनती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।